चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम न्यूक्लियर रिएक्टर तो पढ़ ही रहे थे, उस पर क्या एग्जाम्पल करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये IIT JEE एडवांस का एग्जाम्पल है और ये उस टाइम का एग्जाम्पल है जिस टाइम पर पेपर सिर्फ सब्जेक्टिव आया करता था। मतलब 10 क्वेश्चंस आया करते थे और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का हुआ करता था और सारे के सारे में आंसर्स लिखने पड़ते थे, प्रॉपर सॉल्यूशंस लिखने पड़ते थे। इतना पुराना सवाल है ये। हर सवाल 10 नंबर का होता था, 100 नंबर का पेपर हुआ करता था और कट ऑफ तो ऐसे 20-30 नंबर रहा करते थे। सवाल पूछते इतने टफ थे। ये वाला जो सवाल था ये रिलेटिवली उस पूरे पेपर के अंदर सबसे आसान सवाल रहा होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर पर बेस्ड ये सवाल था। वैल्यूज मैं थोड़ी सी है ना चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली उस सवाल की वैल्यूज याद नहीं है। कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा पूरा बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए सुनिए। A nuclear reactor has power output 1000 मेगावाट। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो लगातार 1000 मेगावाट की जो पावर है वो लगातार एमिट किए जा रहा है 1000 मेगावाट। ए न्यूक्लियर रिएक्टर हैज पावर आउटपुट 1000 मेगावाट and efficiency 20%। एफिशिएंसी का 20% इस बात का अर्थ यह है कि अगर यूरेनियम ने 100 जूल एनर्जी दी तो आप सिर्फ और सिर्फ 20 जूल एनर्जी ही बना पाओगे। 20 जूल एनर्जी ही बना पाओगे, बाकी 80 जूल तो वेस्ट हो जाएगी बनाने के अंदर। मैं आपको ये एफिशिएंसी का अर्थ समझा चुका हूं, ठीक है बच्चों। It uses बड़ा यूरेनियम 235 as fossil। बड़ा फ्यूल, बड़ा फ्यूल में मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूल जो यूज कर रहे हैं वो यूरेनियम 235 यूज कर रहे हैं। और ये सवाल में गिवन था कि एक यूरेनियम के टूटने पर 200 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। हालांकि हम जानते हैं एग्जैक्टली 200 नहीं होती, वो 190 के आसपास होती है, लेकिन सवाल में लिखा हुआ बेटा यही था। एंड फिजन ऑफ 1 यूरेनियम 235 न्यूक्लियस provides 200 mega electrovolt of energy। How many kilogram of uranium 235 is required by this reactor in year 2020। बड़ा ईयर 2020 के अंदर कितने केजी यूरेनियम की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सोचते हैं। ये जो मैंने 1000 मेगावाट बड़ा पावर लिखा है, ये राजस्थान में रावत भाटा जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसकी पावर बड़ा रफली 1000 मेगावाट के आसपास ही है। वैसे एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 1080 मेगावाट है, लेकिन बड़ा ठीक है, मैंने कैलकुलेशन आसान बन जाए इसलिए 1000 मेगावाट लिखी हुई है। चलिए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। हमारा जो पावर स्टेशन है उसका पावर आउटपुट जो इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है दैट इज बेसिकली 1000 मेगावाट। दैट इज 1000 मेगा ऑब्वियसली मींस 10⁶। इतना वाट बेटा ये बना रहा है, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जिस रेट से यूरेनियम यूज होगा वो ऑफकोर्स बड़ा इससे ज्यादा होगा, तो हम समझ जाएंगे, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो जिस रेट से यूरेनियम कंज्यूम हो रहा है मैं उसको पावर इनपुट कह रहा हूं एक तरह से। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एफिशिएंसी हमने इस तरह से डिफाइन कर रखी है, एफिशिएंसी इज 20%, दैट इज पावर इन आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100।
तो हमारे पास पावर इनपुट की जो वैल्यू आ गई है बेटा वो 5 टाइम्स पावर आउटपुट आ गई। और आप कह सकते हो कि इट विल बी 5 इंटू बेटा इसको मैं 10⁻⁹ लिख दूं, 10⁻⁹ वाट। इसका मतलब ये हुआ कि यूरेनियम जो है उसके कंबशन से, उसके फिजन से हर एक सेकंड के अंदर 5 इंटू 10⁻⁹ जूल्स की एनर्जी लगातार क्रिएट हो रही है। वो अलग बात है कि इसकी जो 80% एनर्जी है वो तो रिएक्टर के अंदर ही किसी न किसी फॉर्म में यूज हो गई, अल्फा बीटा गामा डिके की फॉर्म में यूज होगी या किसी और तरीके से यूज होगी। इसकी सिर्फ और सिर्फ 20% ही आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर पाए हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक सेकंड के अंदर यूरेनियम जो है वो इतनी एनर्जी अपने फिजन से निकालेगा। अगर एक सेकंड में इतनी निकालेगा तो एक साल में कितनी निकालेगा? बहुत आसान। तो मैं कह सकता हूं कि जो एनर्जी दी है यूरेनियम के फिजन से दैट विल बी ऑफ कोर्स 5 इंटू 10⁻⁹ वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ईयर 2020 इज आई थिंक लीप ईयर है ना, लीप ईयर है ना। तो आप बड़ा जानते हैं लीप ईयर में 366 डेज होंगे ऑफ कोर्स। तो 366 डेज, हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। इतनी एनर्जी बेटा आपको बनानी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स वाट इनटू सेकंड इट इज ऑफ कोर्स जूल्स। इतनी एनर्जी यूरेनियम के टूटने से बननी चाहिए। वो अलग बात है कि इसकी सिर्फ 1/5 जो होगी वही बेटा बाहर निकलेगी, इसकी जो 4/5 होगी वो तो वेस्ट हो जाएगी। अब हम ये बात जानते हैं कि एक अकेले यूरेनियम के टूटने से 200 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। अकेले यूरेनियम के टूटने से इतनी एनर्जी निकलती है। टोटल इतनी एनर्जी निकालनी है, तो इतनी एनर्जी निकालने के लिए कितने यूरेनियम आपको तोड़ने पड़ेंगे, कितने यूरेनियम का आपको फिजन करना पड़ेगा? तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ यूरेनियम 235 whose fission will take place in 2020। ईयर 2020 के अंदर कितने यूरेनियम टूटेंगे? आप बोलोगे सर इतनी एनर्जी चाहिए, हर यूरेनियम के टूटने से इतनी एनर्जी आ रही है, तो ऑफ कोर्स यूरेनियम की जो संख्या होगी दिस अपॉन दिस। तो आप कह सकते हो इट विल बी सिंपली 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 366 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 200 मेगा ऑब्वियसली 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये तो यूरेनियम की संख्या है। सर मास कैसे निकालोगे? निकाल लेंगे। ये तो यूरेनियम के पार्टिकल्स की संख्या है। अगर मैं तुमसे पूछूं उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, क्या पूछूं आपसे? नंबर ऑफ मोल्स। तो आप उसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो न्यूक्लियस की संख्या है उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो आप कह सकते हो दैट विल बी, अरे बेटा मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, 5 इंटू 10⁻⁹ इंटू 366 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू अवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सर मुझे तो मास पूछा है, बट अगर मास पूछा है तो हम जानते हैं कि मास इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा, फिर से बेटा पूरा लिखना पड़ेगा, दैट इज 5 इंटू, थोड़ा सिंपलीफाई कर लें इसे, को यहीं पे करते हैं बेटा, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। ये बेटा गया तो 10⁻⁴ बच गया, 10⁻⁶ एंड 10⁻⁴, बेटा कितना हो गया? 10⁻10, 10⁻10 बेटा मैंने इससे निपटा दिया। ठीक है, ये 1 0 बेटा इससे निपट गया। ठीक है, कुछ तो आसान हुआ ही। 5 बेटा इससे गया तो नीचे 4 आ गया। ठीक है, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का आसान हुआ ही है। 4 बेटा इससे गया तो ये 6 बच गया। देखते हैं बेटा ऊपर क्या बचा। ऊपर बचा है 366 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6
डिवाइडेड बाई ये तो निपट गया था, ये निपट गया, 1.6 बचा, 6.023 बचा, बस इतना ही बचा ना। कैलकुलेशन में तुम चेक कर देना, इतने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मेरे को। लेकिन सर मुझे तो मास पूछा है, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। एक मोल के पास जो मास है बेटा वो 235 ग्राम है, तो इतने मोल के पास कितना मास होगा, मल्टीप्लाई बाय 235। लेकिन 235 तो ग्राम में है, इस सवाल में बेटा क्या पूछा है, केजी, तो बेटा इसको किलोग्राम में लिखो। ये ले बेटा 1000। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया बेटा किसके अंदर, केजी के अंदर हमारा आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों, दैट इज 5। लीजिए बेटा, मेरे ख्याल से मेरा एक बार कैलकुलेशन और फिर भी चेक करते रहना, 9639.17 केजीज आया होगा बेटा, 9000 किलो के आसपास बेटा आपका आंसर आया होगा। फिर भी बेटा एक बार कैलकुलेशन तो चेक कर लेना। बड़ा कैलकुलेशन चेक कर लेना, 9000 केजीज के आसपास बेटा आपका ये आंसर आना चाहिए। 9000 केजीज इज नॉट दैट मच, इतना बड़ा हमारा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, इतनी अच्छी खासी पावर दे रहा है, और सिर्फ 1 साल के अंदर 10,000 किलो के आसपास का ही यूरेनियम आपको चाहिए बस। अगर यही आपका थर्मल पावर स्टेशन होता जिसमें कोल की जरूरत पड़ती, तो ऑफकोर्स बेटा तुम जानते हो कोल तो हमें इन थाउजेंड्स ऑफ टन्स चाहिए होता, थाउजेंड्स ऑफ टन्स चाहिए होता, और यूरेनियम बेटा ऑफकोर्स उसके मुकाबले काफ़ी कम चाहिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ऑफकोर्स ये वाला हमारा बड़ा फायदा तो है ही, है ना। ये हमारा इस तरह का सवाल बेटा अगेन, है ना, कभी भी IIT JEE एडवांस में मेन में वापस से कहीं ना कहीं आ सकता है। एंड एज यू कैन सी दैट ये सिर्फ यूनिटरी मेथड का सवाल है, उससे तो कुछ है ही नहीं। क्या करो बेटा इसके अंदर, यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं। कैलकुलेशन जरूर तुम लोग चेक करते रहना। ठीक बेटा, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, हमारी पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट टॉपिक। एंड अगेन इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको एक बार हल्का फुल्का दे चुका था, लेकिन चलिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। JEE मेन JEE एडवांस अगेन बेटा ऑफकोर्स आप इसका सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली तो कैसे पता है कि बेटा कौन सा सवाल पूछेंगे, बट ठीक है बेटा, फिजन क्या बह सकता है, फ्यूजन क्या बह सकता है, उससे पहले आपको अल्फा बीटा डिके पढ़ाए थे, उसमें कोई सा भी सवाल कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। और आजकल तो तुम जानते हो JEE मेन में हर साल में इतने पेपर होते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में तो ये वाला टॉपिक आ ही जाते हैं। तो चलिए सुनिए, हमने बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब एक तरह से अगर स्टेबिलिटी कहूं तो उसका हमने मास नंबर के साथ जो ग्राफ बनाया था, इट वाज समथिंग लाइक दिस। जो मीडियोकर रीजन था, हमने देखा था कि बेटा वहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज्यादा थी, तो भारी वाले न्यूक्लियस थे वो मोर और लेस इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से छोटे वाले जो न्यूक्लियस हैं वो कंबाइन होकर मीडियोकर रीजन में आना चाहेंगे। उनका एम यही है कि वो किसी तरीके से भारी हो जाए और किसी तरह से उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बढ़ जाए। तो बात दरअसल ऐसी बेटा कि ऐसा हो सकता है कि दो न्यूक्लियस ऐसे, दो न्यूक्लियस ऐसे, ये दोनों कंबाइन करें और कंबाइन करके भारी बन जाए। और बड़ा भारी बनने से क्या फायदा है, भारी बनने से ये फायदा है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जीज कम है, और ऑफ कोर्स ये कंबाइन होकर फ्यूज होकर जिसके अंदर कन्वर्ट गए हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज्यादा है। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इनकी बेटा स्टेबिलिटी एक तरह से बढ़ गई है। मैं जैसे एक बार एग्जांपल के लिए कहूं तो लेट्स से बेटा इसका मास नंबर लेट से बेटा 2 है, इसका मास नंबर लेट से बेटा 5 है, और इसका मास नंबर लेट से बेटा 7 है। ठीक है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी लेट से बेटा
7.1 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी लेट से बेटा 7.2 है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी लेट से बेटा 8.4 है। ऑल ऑफ दीज वैल्यूज आर इन मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। मैं इसे ए बोल रहा हूं बेटा, इसे बी बोल रहा हूं, दोनों मिलकर सी बना रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो आई विल से कि ए प्लस बी आर फ्यूजिंग, कंबाइनिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू सी। दिस इज स्मॉल, this is a little bit larger. Both of them will combine and make a larger nucleus. And of course, they want the binding energy to increase. They of course want the binding energy per number of nucleons to increase. So, A का मास नंबर बेटा 2 है, B का मास नंबर बेटा मैंने आपको 5 दे रखा है, तो बेटा ऑफ कोर्स C का जो मास नंबर आएगा बेटा वो 7 आएगा। इस तरह की रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, और जो बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है उसके बराबर इस सिस्टम में से कोई ना कोई एनर्जी लिबरेट होगी, एंड लेट से बेटा कुछ ना कुछ एनर्जी लिबरेट। दिस इज द एनर्जी लिबरेटेड। इस एनर्जी को हम दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तो बेटा हम इस एनर्जी को इस तरह सोच सकते हैं कि एनर्जी लिबरेटेड विल बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बेटा कई बार लिखा चुका हूं, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बेटा ज्यादा रहेगी, एंड वी नो इट वेरी वेल कि उसकी वैल्यू होगी सी जो है उसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी 8.4 है, उसके पास 7 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी टोटल होगी 8.4 इंटू 7 माइनस जो रिएक्टेंट है उसमें से अगर हम ए देखें तो इसके एक न्यूक्लियन के कोरस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी 7.1 है, तो अगर दो न्यूक्लियन होंगे तो ऑफ कोर्स 7.1 इंटू 2 है, प्लस जो बी है उसके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 5 है और बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन 7.2 है, तो 7.2 इंटू 5, ठीक है, 728 बढ़ाए तो 58.8 माइनस दिस इज 58.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस बड़ा इन दोनों को ऐड करना, बड़ा 8.6 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी के अगर फॉर्म में देखें तो इस तरह से पूरी पूरी इक्वेशन की हम ई वैल्यू या फिर एनर्जी या फिर क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी एनर्जी को मैं एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकता हूं। कैसे? मैं कहूंगा कि जरूर इनका मिलाकर जो मास है वो ज्यादा रहा होगा और ये जिसमें कन्वर्ट हुए सी में जो कन्वर्ट हुए उसका मास कम रहा होगा, और जो मास का डिफरेंस है बेटा वही हमारा मास डिफेक्ट है। ठीक है, तो इसी बात को हम एक तरीके से और कह सकते थे कि मास डिफेक्ट विल बी बेटा इनका मास दैट इज मास ऑफ ए न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ बी न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ सी न्यूक्लियस। वो अलग बात है कि आप कहोगे कि सर न्यूक्लियस के मास तो अक्सर सवाल में दे नहीं रखे होते हैं, सर एटम के मास दे रखे होते हैं। मैं आपको कई बार करके दिखा चुका हूं कि बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स के मास कैंसिल हो जाएंगे और आप इसको लिख सकते हो मास ऑफ ए एटम प्लस मास ऑफ बी एटम माइनस मास ऑफ सी एटम, दिस इज योर डेल्टा है। ये जो एनर्जी आपने निकाली है इस एनर्जी को आप एक तरीके से और निकाल सकते हो कि दिस एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स दिस डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो जो भी सवाल आपको दे रखा हो उसको आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। अगर बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में अगर सोचो तो आप कह सकते हो कि एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और अगर मास की टर्म में अगर सोचना चाहो तो आप कह सकते हो सर पहले मास डिफेक्ट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड साइड का मास ज्यादा और राइट हैंड साइड का मास कम, और जितना मास घटा है वो सारा का सारा एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट हुआ है बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। बड़ा ये सी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने पहले से याद भी कर रखी है, दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड अवर
फ्यूजन, कि किस तरह से दो न्यूक्लियस जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करके किस तरह से बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और बड़ा न्यूक्लियस बनने पर कैसे बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ती है, और जितनी एनर्जी बढ़ती है बेटा उतनी एनर्जी लिबरेट भी होती है, ठीक है, और उस एनर्जी लिबरेट को हम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, लेकिन मेरे बच्चों को एक बात खटक रही होगी कि सर न्यूक्लियस आखिर कंबाइन कैसे हुए, किस तरह से न्यूक्लियस फ्यूज हुए, कैसे दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो एक दूसरे से चिपक गए। सर ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि न्यूक्लियस का चिपकना इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान काम है थोड़ी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक बात कहूं, जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास मैं कहूं कि मुझे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को कंबाइन करना है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ऑब्वियसली मींस प्रोटॉन, और तो बेटा क्या है, तो जो प्रोटॉन है ये रहा बेटा आपका प्रोटॉन। वी नो दैट कि इसके पास चार्ज होगा प्लस ई। ऐसे बेटा मेरे पास एक दूसरा प्रोटॉन है, इसके पास भी बेटा चार्ज होगा प्लस ई। मुझे इन दोनों को फ्यूज कराना है, मुझे इन दोनों को मिक्स कराना है। तो मिक्स करना इतना आसान काम थोड़ी बेटा, क्योंकि भले ही जब प्रोटॉन दूर हो तो कोई बात नहीं, अगर प्रोटॉन नजदीक आएंगे तो ये वाला प्रोटॉन एक दूसरे को रेपेल करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, जिसकी वैल्यू बेटा होगी के Q1 Q2 अपॉन उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। जैसे जैसे सेपरेशन घटेगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा तो अगर इन प्रोटॉन्स के पास अगर स्पीड कम हुई तो बेटा क्या होगा कि दोनों के दोनों प्रोटॉन्स होंगे और नजदीक आएंगे 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 फिर पलट जाएंगे, नजदीक आएंगे 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 और पलट जाएंगे। और जब नजदीक आकर अगर टच ही नहीं करेंगे तो बेटा ऑफ कोर्स ऑब्वियस बात है कि फ्यूज तो हो ही नहीं पाएंगे। फ्यूज होने के लिए तो टच करना जरूरी है, ऐसे रिएक्ट करना जरूरी है। हाँ, एक बार अगर नजदीक आ गए, उनके बीच अगर सेपरेशन फर्मी के ऑर्डर में अगर हो गया तो उसके बाद तो हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियर फोर्स भी आ जाएगा, जो कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा दूर से भी लग सकता है, न्यूक्लियर फोर्स दूर से नहीं लग सकता, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में सेपरेशन फर्मी के ऑर्डर में होगा फिर तो न्यूक्लियर फोर्स भी आ जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, और उसके बाद वो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को कंपनसेट कर लेगा, और फिर ऑफकोर्स दोनों प्रोटॉन जुड़ जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि ये दोनों प्रोटॉन्स के बीच में फ्यूजन हो गया है। क्या हो गया बेटा? फ्यूजन हो गया। समझ गए इस बात को? तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा सर, क्या करें कि ऐसा हो जाए? इसके लिए एक काम करो कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हीट करो, इसको हीट करो तगड़े से तगड़ा। जैसे ही आप हीट करोगे ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे पहले उस हाइड्रोजन एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे ना, ये हमारा हाइड्रोजन एटम था, उसके चारों तरफ बड़ा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था वो भाग जाएगा। ऑफ कोर्स वो तो बड़ा जैसे ही हीट करोगे इलेक्ट्रॉन तो भाग जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये न्यूक्लियस बचेगा। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हम जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अगर फंडा लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियस के पास ऑन एन एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3/2 kT होगी, वेयर K इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है दैट इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। फेयर इनफ। जितना ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे पहले तो बड़ा उस न्यूक्लियस में से जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन था वो भाग गया। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस जो होगा उसके पास स्पीड अच्छी खासी होगी, अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी से दौड़ रहे होंगे, और अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी से अगर दौड़ रहे होंगे तो किसी भी न्यूक्लियस का एक दूसरे से टकराने की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ी गई। देखो कैसे, मान लीजिए कि मैं हमारे इस हाइड्रोजन एटम की अगर बात करूँ तो एक हाइड्रोजन एटम बेटा ये रहा, एक हाइड्रोजन एटम ये रहा, इसके पास लेफ्ट से बड़ा काइनेटिक एनर्जी है कैपिटल के, इसके पास भी बड़ा काइनेटिक एनर्जी है कैपिटल के। अब ऑफ कोर्स ये वाला प्लस एक दूसरे को रेपेल करेंगे, इनकी स्पीड्स कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल एक दूसरे को टच करने वाले हो जाएंगे,
बिल्कुल टच करने वाले हो जाएंगे। अब भले ही उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई हो, लेकिन इनके बीच जो सेपरेशन है, ये जो आर है, अगर ये फर्मी के ऑर्डर में आ गया, अगर ये फर्मी के ऑर्डर में आ गया, तो अब बेटा बड़े आराम से इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को कंपनसेट करने के लिए अंदर की तरफ एक न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा। तो जो अंदर की तरफ न्यूक्लियर फोर्स लग जाएगा, वो न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों के दोनों न्यूक्लियस को कंबाइन कर देगा ऐसे, और कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियस बना देगा, कंबाइन करके बड़ा न्यूक्लियस बना देगा। लेकिन बड़ा न्यूक्लियस तो तब बनाएगा ना जब न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और न्यूक्लियर फोर्स तो तब लगेगा ना जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन बड़ा घटते 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 फर्मी के ऑर्डर में आ जाए। और वो सेपरेशन बड़ा घटते घटते तभी होगा जब इन प्रोटॉन्स के पास, इन न्यूक्लियस के पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करूं तो मैं कहूंगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के इसके पास 2k, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 मान लेता हूं, ऐसे मान लेता हूं कि दोनों न्यूक्लियस एक शुरुआत में एक दूसरे से काफी दूर है। बाद में क्या होगा, जब बिल्कुल नजदीक आ गए, बिल्कुल टच हो गए, तो उस टाइम पर हम मान सकते हैं कि उनकी स्पीड घटते 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 0 हो गई है। बट पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। आई रियली होप बेटा आपको ये फॉर्मूला याद होगा, बड़ा आई रियली होप कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा। और जिस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बेटा, इट्स वैल्यू विल बी E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा 2 नीचे आ गया, इनटू आर। इतनी काइनेटिक एनर्जी की आपको जरूरत होगी, ये बेटा काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए होगी। और लिखना चाहूँ बेटा E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 अपॉन बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई रियली होप बेटा आपको याद होगा, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 2 आर। बेटा आर की वैल्यू फर्मी के ऑर्डर में लेनी बेटा, फर्मी इज 10⁻15। इस ऑर्डर में आपके इन न्यूक्लियस के पास इस ऑर्डर में काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इस ऑर्डर में काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस ऑर्डर में आपकी काइनेटिक एनर्जीज होनी चाहिए। अरे बेटा स्क्वायर आएगा, मैं स्क्वायर ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा देखना कितनी का आती है। 1.6 इंटू 1.6 इज थोड़ा 2.56, 2.56 इंटू 9 अपॉन 2 भी ठीक है बेटा, 10⁻⁻19 38 तो बेटा वो हो गया, तो -38 बेटा पावर ये आ गई बेटा, 15 ऊपर गया, 15 एंड 9 बेटा कितना हो गया, प्लस का 24 हो गया, क्या प्लस का 24 हो गया। तो बेटा मेरे पास आ गया इंटू 10⁻⁻14 जूल्स। इस ऑर्डर में बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इस ऑर्डर में आपके पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपको यही एनर्जी अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में चाहिए तो बेटा इसको एक बार 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो, तो बेटा उस टाइम आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इंटू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻15, इतने इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा देखना कितनी आएगी, -19 और बेटा देखिए तो कितना हो गया, 10 हो गया, -10 हो गया, ये ऊपर गया तो बेटा 10⁻5 हो गया। ठीक है बेटा ये कितना हो गया, मैंने सही तो किया ना, 15 बेटा 9 ऊपर गया, हाँ सही किया बेटा, कितना आ गया 1.6 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब थाउजेंड्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में अगर एनर्जी होगी तब जाके बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के तब जाके आपके न्यूक्लियस एक दूसरे के नजदीक आएंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आखिर ये दोनों न्यूक्लियस इतने नजदीक आए, इसके लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी सर आखिर कैसे होगी इनके पास। उसके लिए एक रफ आइडिया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं है, रफ आइडिया है
कि जो भी न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी है बेटा उसे हम लिख सकते हैं दैट इज 3/2 kT, वेयर बेटा दिस केस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और अगर हम इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस की जो गैस है उसका अगर टेम्परेचर इस ऑर्डर में रखें तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और अगर ये काइनेटिक एनर्जी आ गई तो फिर न्यूक्लियस इतने नजदीक आ सकते हैं। तो जो टेम्परेचर आएगा बेटा वो आएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन 3 टाइम्स बेटा छोटा वाला के, ये केस है कि काट मत देना, ऊपर वाला के तो है बेटा काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू है बेटा जूल्स में, देखना कितनी है, जूल्स में है 2.56 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 2, बेटा 2 भी था, नीचे बेटा 3 टाइम्स के, बेटा के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है ना। ये 10⁻23 ऊपर गया तो ऊपर आ गया 10⁻9। मेरे लिए ये वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो टेम्परेचर है इट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻9 केल्विन। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है ये 10⁻8 10⁻9 के ऑर्डर के आस पड़ोस में होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा टेम्परेचर पर पहली बात तो आपके जो भी एटम्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के न्यूक्लियस को, तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो न्यूक्लियस के पास इतनी अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो न्यूक्लियस जो होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के बावजूद एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, और जैसे एक दूसरे के नज़दीक आ गए फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को कंपनसेट करने के लिए एक न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्स आते ही वो जो सारा न्यूक्लियस है वो इस तरह से फ्यूज हो जाएगा और बड़ा न्यूक्लियस बना लेगा। तो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है इट विल अकर एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड इट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻9 केल्विन। वी डोंट हैव टू नो कि एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर है, मैं एक रफ आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज आपने बेटा हल्का फुल्का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यही पढ़ रखा होगा कि 10⁻9 केल्विन पर ऐसा होगा कि हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इतनी होती होगी, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक कितनी भी हो सकती है। हाँ, ये एक एवरेज का सेंस दे देता है, कौन सा फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT, एवरेज का आइडिया दे देता है। तो इससे हमें इस बात का आइडिया लग गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट दैट इजी बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन इज नॉट दैट इजी। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें इस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा जहां पर टेम्परेचर 10⁻9 केल्विन के ऑर्डर में हो। अगर हम अर्थ पर बात करें तो ऑफ कोर्स अर्थ का टेम्परेचर तो 10⁻9 केल्विन नहीं है, तो अर्थ पर अगर नेचुरली देखें तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो ही नहीं सकता। नेचुरली अगर देखें मतलब तो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो सकता। अर्थ पर जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से न्यूक्लियस के पास इतनी कम काइनेटिक एनर्जी है कि वो एक दूसरे को पास आ ही नहीं सकते, इतना पास आ ही नहीं सकते कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब बेटा हम अर्थ पर बनाते हैं उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो ये करते हैं कि पहले एटम बॉम्ब हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन थी वो करते हैं, उस न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन से एक स्पेसिफिक रीजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो टेम्परेचर 10⁻9 केल्विन के ऑर्डर में पहुंच जाता है। जैसे ही वो 10⁻9 केल्विन के ऑर्डर में पहुंच गया उसके अंदर उस कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर अब हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस स्टार्ट कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन करने के लिए हम अर्थ पर क्या करते हैं, पहले न्यूक्लियर फिजन से यूरेनियम को तोड़ के जो एक कंट्रोल्ड रीजन होगा उसके अंदर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। वो टेम्परेचर जैसे 10⁻9 केल्विन के ऑर्डर में पहुंचेगा उसके अंदर हम बेटा फिर न्यूक्लियर फ्यूजन कर लेंगे। हाँ, अगर हम नेचर में देखें तो सन पर लगातार बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। बेटा एक छोटी सी हेडिंग लिख सकते हो, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एट सन। बेटा सन बोल दो या कोई भी स्टार बोल दो, एक ही बात है बेटा। हर स्टार पर बेटा लगभग न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शंस होती हैं वही लगातार चलती रहती है। बल्कि सन जो इतना बड़ा लाइट का सोर्स है, इतना बड़ा एनर्जी का सोर्स है, वो है ही न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शंस होंगी बेटा वो लगातार सन पर चलती रहती हैं और उसके कारण लगातार उसमें से एनर्जीज निकलती रहती है। तो सन जो है वो ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है और ये इतना बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है ये एनर्जी बेटा किससे आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से ही आती है। और कौन सी रिएक्शन से आती है बेटा बताता हूं। हालांकि तुम ये भी सोच रहे हो कि सर सन का टेम्परेचर तो रफली सर 10⁻7 केल्विन के आसपास है,
इसका तो सर सन का टेम्परेचर तो 10⁻⁹ केल्विन है ही नहीं, तो सर ऐसा कैसे हो गया कि फिर न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया? उसके पीछे बड़ा एक फंडा है। आप लोगों ने बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा होगा, और बेटा उसके अंदर आपने पढ़ा होगा किसी भी टेम्परेचर पर कितने गैसेस पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी कितनी होगी, उसका एक रफ सा ग्राफ पढ़ा होगा। यहां पर बड़ा एक तरह से आप कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस तरफ बड़ा तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और इस तरफ आप कह सकते हो वेलोसिटी। सन का अगर टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन है, अगर 10⁻⁷ केल्विन है, तो मैं मानता हूं कि जो मोस्टली मॉलिक्यूल्स है ना, मोस्टली जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स हैं, उनके पास जो स्पीड होगी वो कम होगी, लेकिन फिर भी कुछ न्यूक्लियस ऐसे होंगे बेटा जिनके पास स्पीड अच्छी खासी होगी, और ये जो स्पीड होगी ये ऑफ कोर्स उस काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर देंगे, जो काइनेटिक एनर्जी दो न्यूक्लियस को इतना नज़दीक ला सके कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए। सो 10⁻⁷ केल्विन भले ही आपका टेम्परेचर हो, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ न्यूक्लियस ऐसे होंगे कि जिनके पास काइनेटिक एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड थी बेटा, जितनी हमने अभी निकाली थी, उससे भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होंगी। सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती, तो इस केस में वो न्यूक्लियस तो बड़ा नज़दीक आ ही सकते हैं, और अगर वो नज़दीक आएंगे तो वो बड़े आराम से न्यूक्लियर फ्यूजन लगातार करते रहेंगे। हाँ, बहुत सारे पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी उससे कम है तो उनका फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारा का बड़ा काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा भी है तो बड़ा वो उनका लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सन की अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली अगर सन की बात करें, तो सन पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस होती हैं वो मैं एक बार लिखता हूं बेटा, कौन सी हैं। वो बेटा ड्यूट्रॉन, बेटा ये एक तरह से हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन इज, ये बेटा एक हीलियम का आइसोटोप प्लस न्यूट्रॉन। ये रिएक्शन बेटा सन पर काफी अच्छे तरीके से होती है। दूसरी बेटा एक रिएक्शन और बोलता हूं, ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू ट्रीटियम प्लस प्रोटॉन। ये रिएक्शन बड़ा खूब होती है। एक रिएक्शन और लिख रहा हूं, ड्यूट्रॉन प्लस ट्रीटियम इज हीलियम प्लस न्यूट्रॉन। ये तीन रिएक्शन बेटा सन पर प्रीडोमिनेंटली होती है। सन जितनी भी बेटा एनर्जी का सोर्स है, जितनी एनर्जी क्रिएट करता है, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ इन तीन रिएक्शन का ही है। मैं आपसे एक छोटा सा काम करवाऊंगा यार, मुझे देनी तो आपको ये इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपसे कुछ हल्का फुल्की बातें और पूछ लेता हूँ। हर केस में बड़ा कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी। मैं उस एनर्जी को क्यू वैल्यू बोल रहा हूँ। बड़ा क्या बोल रहा हूँ? क्यू वैल्यू बोल रहा हूँ। मैं इन सब के बड़ा मोलर मासेस भी लिख रहा हूँ, एटॉमिक मासेस भी लिख रहा हूँ। न्यूट्रॉन का जो बड़ा एटॉमिक मास है दैट इज 1.008665 AMU। जरूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन का जो है दैट इज 1.007825 AMU। बेटा ड्यूट्रॉन का जो है दैट इज 2.014102 AMU। बेटा ट्रीटियम का जो है दैट इज 3.016049 होगा, ठीक है। बड़ा जो मैंने हीलियम का एक आइसोटॉप लिखा है बड़ा, उसका होगा 3.016029 AMU। इतनों की जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा बड़ा ये हीलियम के दूसरे आइसोटॉप की भी जरूरत पड़ेगी। जो हमारा हीलियम का दूसरा आइसोटॉप है, इसका हमने शायद वो कभी ना कभी लिखाया होगा यार, 4.002603 AMU। ये इनके एटॉमिक मासेस है बड़ा, ये इनके एटॉमिक मासेस है। मेरे ख्याल से किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी, काम चल जाएगा हमारे इससे। फाइंड मास डिफेक्ट एंड Q वैल्यू ऑफ ईच न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो इतनी सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस अपने लिखी हुई है, हर न्यूक्लियर रिएक्शन का मास डिफेक्ट निकालो और उसकी Q वैल्यू निकालो,
ठीक है, इतना सा एक काम है बच्चा, इतना सा ही काम है, कोई एक्स्ट्रा बड़ा काम ही नहीं। बड़ा नाम निकाल लेना, दिस इज माई रिएक्शन 1, दिस इज माई रिएक्शन 2, दिस इज माई रिएक्शन 3। करें बेटा, जैसे पहली वाले रिएक्शन को सोचते हैं। पहली वाली रिएक्शन, ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन इज कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग बेटा कोई हीलियम का आइसोटोप प्लस न्यूट्रॉन। तो हो क्या रहा होगा, हो ऐसा रहा होगा कि पहले ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन मिक्स कर रहे हैं, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, अच्छे खासे टेम्परेचर में होंगे, तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी आई होगी। काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होगी तो प्रोटॉन प्रोटॉन भले एक दूसरे को रेपेल कर रहे होंगे, लेकिन किसी तरह से दोनों टच कर जाएंगे। जैसे ही दोनों के दोनों टच करेंगे बेटा, उस टाइम पर कहानी कुछ ऐसी होगी, इट विल बी समथिंग लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बीच में एक रीजन ऐसा बन जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, पहले आएंगे इस तरह से फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस बेटा एक न्यूट्रॉन वाला जो पार्टिकल है वो बाहर भाग जाएगा। अब देखो ये तो न्यूट्रॉन आ गया, और बेटा ये क्या आ गया, दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो बेटा ये मेरे पास कितना आ गया 2He3, दो तो प्रोटॉन, तीन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, तो मतलब ऑब्वियस बात है कि एक आपके पास न्यूट्रॉन आ गया। तो इस तरह की आपकी रिएक्शन हो गई। अब ऑफ कोर्स मुझे इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बेटा ठीक है, अब हल्का फुल्का हम समझ भी गए कैसे फ्यूज़ हो रहे हैं, और फ्यूज़ होने के दौरान कैसे एक आपका भाग गया। हम कंफर्म हैं कि इन दोनों का मास ज़्यादा रहा होगा और इन दोनों का मास कम रहा होगा, और जो मास का डिफरेंस है वही हमारा मास डिफेक्ट है, और वही मास डिफेक्ट ऑफ कोर्स इस एनर्जी रिलीज के पीछे कारण है। तो सबसे पहले तो मास डिफेक्ट विल बी इनका मास होगा 2 टाइम्स 2.014102 माइनस बेटा 2He3 का मास दैट इज 3.016029। न्यूट्रॉन का मास बेटा, न्यूट्रॉन का मास इज ऑफ कोर्स 1.008665। सारे के सारे AMU के अंदर है। चलिए बेटा कर लेते हैं कैलकुलेट। मैं बेटा कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा ढंग से करना। 2 × 2.014102 माइनस 3.016029 माइनस 1.008665। बेटा आप लोग भी कैलकुलेट कर लेना, मेरे ख्याल से बेटा आंसर आ गया होगा 0.00351 AMU। ये हमारा डेल्टा टाइम आ गया होगा। ये जो डेल्टा टाइम आया इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा कोई ना कोई क्यू वैल्यू भी आई होगी, और क्यू वैल्यू आएगी 00351 मल्टीप्लाइड बेटा सी स्क्वायर तुमने याद कर रखा है कि सर दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इनटू 931.5 बेटा 3.26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। बेटा कितना है 3.26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, बेटा 3.26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपकी क्यू वैल्यू है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये वाली क्यू वैल्यू तो बहुत छोटी है, सर अकेले यूरेनियम के टूटने पर तो 190 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी थी, सर ये तो 3.26 तो बहुत कम है। बेटा यूरेनियम जो टूटा था उसका मोलर मास तो 235 था, और यहाँ पर अगर इन दोनों को मिलाकर देखो तो मोलर मास 4 है। यहाँ पर ये जो एनर्जी आई है सिर्फ और सिर्फ 4 AMU के मोलर मास के रिकम्बाइन होने पर आई है, और वहाँ पर 235 के कारण आई थी। तो इस कारण उस तरह से अगर कंपेरिजन देखो कि ये जो एनर्जी है अगर ये पर यूनिट मास अगर निकालोगे तो अच्छी खासी आएगी, ये इतनी कम है नहीं जितनी ये दिख रही है। वहाँ पर तो यूरेनियम 235 टूटा था तो उसका मोलर मास 235 था,
235 के टूटने पर 190 एनर्जी निकल रही थी, और यहाँ पर ऑफ कोर्स 4 एमयू कॉरेस्पॉन्डिंग 3.26 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट है. सो दिस एनर्जी इज नॉट दैट मच लेस, रादर इट इज गुड एनर्जी इफ यू आर जस्ट कंपेयरिंग देम लाइक एनर्जी पर यूनिट मास. अगर आप एनर्जी पर यूनिट मास अगर कंसिडर करते हो तो ऑफ कोर्स अच्छी खासी एनर्जी है. चलिए बच्चों आगे वाला चलते हैं बेटा. नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन क्या कहती बेटा अपनी दूसरी रिएक्शन. हाँ बेटा दूसरी रिएक्शन क्या कहती है कि इस बार आपका 1H2 बेटा 1H2 मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बेटा ये अपना ड्यूट्रॉन है. अगेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेटा दीज आर योर न्यूट्रॉन्स. ऑफ कोर्स अच्छा खासा टेम्परेचर रखा, अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी रखी, तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी ऐसे बेटा, जिसमें आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे पूरा कंबाइन हो जाएगा. फिर ये कन्वर्ट होगा 1H3 एंड 1H1 तो प्रोटॉन ही हो गया, इसका मतलब इसमें से एक प्रोटॉन तो भाग गया, एक प्रोटॉन भाग गया, प्लस कौन बच गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये बच गया. ये ऑफ कोर्स आपका 1H1 है. अगर इसकी बात करूं तो बेटा कुल मिलाकर तो बेटा ऊपर तो 3 आएगा, प्रोटॉन बेटा कितना है 1, तो नीचे 1 आएगा, नीचे 1 है तो बेटा क्या होना चाहिए हाइड्रोजन. प्रोटॉन की संख्या यहां पर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की संख्या यहां पर, ऐसे लिख देते हैं अपन. ठीक है बच्चों, अब हम अगेन जानते हैं कि हम बहुत श्योर है कि इन दोनों का मास ज्यादा रहा होगा, इन दोनों का मास कलेक्टिवली कम रहा होगा, और जो मास का डिफरेंस है वही हमारा मास डिफेक्ट है. मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द मास डिफेक्ट, तो आपको सर वेरी सिंपल, मास डिफेक्ट विल बी 2 times mass of 1H2 minus mass of 1H3 minus mass of 1H1. सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यूज पटकनी है, बेटा वैल्यूज पटकना. 2 times 1H2 that is 2 into 2.014102 minus 1H3 that is 3.016049. 1H1 कहाँ गया 1H1 that is 1.007825. बेटा कैलकुलेट करना और बताइए क्या आया है. 2 into 2.014102 minus 3.016049 minus 1.007825. बेटा कुल मिलाकर आया मेरे पास 0.00433 ऑफ कोर्स AMU. इसकी Q वैल्यू पूछी है. हम जानते हैं कि एक AMU अगर मास गायब होता है तो 931.5 बेटा कितनी 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी निकलती है. तो इतना मास अगर गायब होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो आप बोलोगे सर दैट इज ऑफ कोर्स दिस मल्टीप्लाइड विद 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और मल्टीप्लाई करते बेटा मेरे पास आंसर आ गया 4.033 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. इतनी एनर्जी. अगेन बेटा बात तो मैं वही बोलूंगा कि ये एनर्जी कम थोड़ी बेटा, अच्छी खासी एनर्जी, अच्छी खासी. अगर हम एनर्जी पर यूनिट मास निकालें तो बहुत ही है. सिर्फ और सिर्फ 4 AMU के गायब होने पर 4.033 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी निकली है, और बेटा वहां पर यूरेनियम 235 के गायब होने पर 190 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी निकली है. तो आप कह सकते हो कि यहां पर तो 4.033 निकली है 4 AMU पे, और वहां पर निकली थी 190 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट कितने पे 235 पे. कौन सी वैल्यू ज्यादा है बेटा, ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू ज्यादा है. तो अगर एनर्जी पर यूनिट मास निकालोगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन आर नॉट दैट बैड, है ना, बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो अच्छा खासा एफिशिएंट सोर्स रहेगा एनर्जी का. और खास तौर से बड़ा इतने सारे स्टार्स हैं, इतने सारे सन हैं, सबके सब बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन से ही काम कर रहे हैं, सबके सब न्यूक्लियर फ्यूजन से ही इतनी अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छे खासे एनर्जी के सोर्स तो है ही, हमें पता भी था, होना भी चाहिए. आगे चलिए बच्चों.
नेक्स्ट अगली रिएक्शन बेटा, इसके अंदर ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम। ड्यूट्रॉन इज 1H2, 1H2 मतलब ऑफ कोर्स बेटा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये रिकंबाइन कर रहा है बेटा, कंबाइन कर रहा है किसके साथ? ट्रिटियम के साथ। ट्रिटियम इज 1H3, 1H3 बेटा ऑब्वियस बात है, वन तो प्रोटॉन हो गया, बाकी दो कौन हो गए? न्यूट्रॉन हो गए। बाकी दो कौन हो गए? न्यूट्रॉन। ऑफ कोर्स ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रेपेल करेंगे, तो इनको नज़दीक लाने के लिए बेटा मुझे इस पूरे के पूरे सिस्टम की टेम्परेचर अच्छा खासा रखना पड़ेगा। टेम्परेचर अच्छा खासा रहेगा और उस अच्छे खासे टेम्परेचर पर अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी पर ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। अगर नज़दीक आ गए तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगा बेटा, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ऐसे कंबाइन करेंगे, फिर टूटेंगे दो पार्ट में। जस्ट दो पार्ट में टूटेंगे, उसमें से एक बड़ा न्यूट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसका जो एक न्यूट्रॉन होगा वो तो बाहर निकल जाएगा। बाकी आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये रह जाएगा, प्लस एक न्यूट्रॉन रह जाएगा। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन तो अपना हीलियम ही है, 2He4, दो तो प्रोटॉन है, बाकी दो आपके न्यूट्रॉन है। ऊपर तो बड़ा सारा मिला के आता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलाकर। ये बड़ा आपका सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन है, जिसको तुम 0N1 लिखते ही हो। तो इस तरह की रिएक्शन भी हो सकती है। हमसे पूछा है कि इस रिएक्शन के अंदर डेल्टा एम और क्यू वैल्यू क्या है। वेरी सिंपल, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना थोड़ी है। डेल्टा एम विल बी, वी आर वेरी श्योर कि इनका मास ज़्यादा होगा, तो दैट इज मास ऑफ 1H2 प्लस मास ऑफ 1H3 माइनस मास ऑफ 2He4 माइनस मास ऑफ 0N1। जैसे बेटा इसकी वैल्यूज रखना, बेटा वैल्यूज रख तो लोगे ना, या मैं लिखूं? चलो मैं लिख देता हूं। 1H2 2.014102 माइनस 1H3, बेटा 1H3 इज 3.016049 माइनस 2He4 का मास कितना है? 4.002603 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन का मास 1.008665। ऑल ऑफ देम आर इन AMU, सो ऑफ कोर्स मास डिफेक्ट विल बी इन AMU। सिर्फ और सिर्फ बेटा कैलकुलेट ही करना बचा है ना, छोटा सा काम है, कैलकुलेट कर लो। कितना है? 2.014102 प्लस 3.016049 माइनस 4.002603 माइनस 1.008665। बेटा मास डिफेक्ट जो है वो सोल्व करने पर हमारा आ रहा है 0.18, सॉरी बेटा 0.01883 AM, ये हमारा मास डिफेक्ट आया। ऑफ कोर्स बेटा मास गायब होगा तो एनर्जी में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, और वही तो ऑफ कोर्स हमारा मेन पर्पस है। तो कोई मुझसे पूछ ले कि सर इसमें क्यू वैल्यू क्या होगी, बेटा पूछ तो रखा ही है। क्यू वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो 0.18883 है इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे पास आ गया है 17.59 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अगेन दिस इज एनफ एनर्जी, अच्छी खासी एनर्जी बेटा, एक कम एनर्जी थोड़ी है। 17.59 17.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी जो है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा सिर्फ और सिर्फ 5 AMU के गायब होने पे आई है। सिर्फ 5 AMU गायब होने पे 17 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो है, 17.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इतनी तो सिर्फ और सिर्फ 5 के गायब होने पे आई। तो अगर आप इन सारे के सारे रिएक्शंस का अगर एवरेज निकालोगे ना क्यू वैल्यू, तो वो एवरेज क्यू वैल्यू पर यूनिट मास जो आएगी वो बढ़िया आएगी।
और इस कारण से आप ऐसा कह सकते हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शंस हैं वो इवन न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन से भी ज़्यादा एनर्जी दे सकती हैं, अगर हम एनर्जी पर यूनिट मास की बात करें तो। ठीक है, और इस कारण से ऑफ कोर्स हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन भी काफ़ी बड़ा सोर्स है एनर्जी का, और ये इसका बड़ा सारा थ्योरी है ना। ठीक है, कैलकुलेशंस हैं, एंड जैसा कि आपने देखा कि कैलकुलेशंस थ्योरी जो है बहुत टफ टास्क नहीं थी, बहुत ही आसान सी बात थी। चलिए एक छोटा सा सवाल और करना बेटा, एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल और करना, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने किसी तरीके से 3 हीलियम न्यूक्लियस को कंबाइन किया, बड़ा नीचे 6, 3 ऊपर 12, ऑफ कोर्स बड़ा कौन है, कार्बन। 3 हीलियम न्यूक्लियस को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो कार्बन बन जाएगा। ठीक है ना, 3 हीलियम न्यूक्लियस होंगे तो बड़ा ऑफ कोर्स हर हीलियम न्यूक्लियस के पास 2 प्रोटॉन होते हैं, ऐसे 3 होंगे तो 6 प्रोटॉन आ जाएंगे। 6 प्रोटॉन किसके पास होते हैं, कार्बन के पास, तो इट विल कन्वर्ट इनटू 6C12। जो हीलियम है उसका बेटा मैं आपको एटॉमिक मास लिखा रहा हूं, दैट इज 4.002603 AMU। फाइंड मास डिफेक्ट एंड Q वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की बड़ा मास डिफेक्ट और Q वैल्यू लिखें। मास डिफेक्ट और Q वैल्यू लिखें। छोटा सा एक काम, कोई बहुत टफ टास्क तो बड़ा ये है नहीं, आसान सा काम। अभी कर देते हैं, पहले मास डिफेक्ट लिखते हैं। मास डिफेक्ट 3 टाइम्स मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ कार्बन न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, हम अक्सर जानते हैं कि न्यूक्लियस का मास नहीं दे रखा होता, किसका मास दे रखा होता है, एटम का मास। चलो निकाल के दिखा देता हूं। 3 टाइम्स जो भी हीलियम एटम का मास हमें सवाल में दे रखा है उससे न्यूक्लियस का मास कैसे निकालो। आप बोलो सर हीलियम एटम के पास है ना 2 प्रोटॉन होते हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दो। हीलियम एटम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मास माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑफकोर्स न्यूक्लियस का मास बचेगा, तो ये आ गया। इसी तरह से मुझे यहां पर कार्बन की न्यूक्लियस का मास लिखना है। कार्बन के न्यूक्लियस का मास होगा जो भी कार्बन का एटम होता होगा उसका मास माइनस कार्बन के पास बड़ा मेरे ख्याल से 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन होते होंगे, तो उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स के मास को माइनस कर दो। 3 × 2 6 6। ये बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास हमेशा कैंसिल हो जाएगा, और 3 टाइम्स मास ऑफ हीलियम एटम माइनस मास ऑफ कार्बन एटम, ये हमारा सीधा मास डिफेक्ट हो जाएगा। जो फॉर्मूला यहाँ बनेगा बेटा वही फॉर्मूला यहाँ बनेगा। मैंने एक बार फिर से करके दिखा दिया, बाकी भी तुम जानते बेटा, हमने कई बार आपको पहले भी ये दिखा रखा था, तो ठीक है, ये वाला स्टेप अननेसेसरी था, आप ना भी करते तब भी बेटा कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। 3 टाइम्स मास ऑफ हीलियम कितना बेटा, 4.002603। ये थोड़ा याद ही हो गया होगा, इतनी बार सवालों में यूज कर लिया आप लोगों ने कि आप तक को याद हो गया होगा। माइनस कार्बन का, सर कार्बन का तो आपने एटॉमिक मास लिखा ही नहीं बेटा, क्यों लिखूं, आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास तो एग्जैक्ट 12 होता है, बल्कि AMU आपने कभी ना कभी केमिस्ट्री में डिफाइन ही ऐसे किया होगा कि एक AMU जो होता है वो कार्बन के एटम के मास का 1/12 होता है, 1/12 होता है। तो कार्बन का मास कितना हो गया, 12 AMU एग्जैक्ट। इट विल बिकम 12.007809 माइनस 12.000000 माइनस किया तो दैट इज 0.007809 AM। ठीक है बच्चों,
समझ तो गए बेटा तुम लोग। ये हमारा मास डिफेक्ट है। पॉइंट बेटा कितना है? 0.07809 मल्टीप्लाइड विथ 931.5। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इसकी क्यू वैल्यू क्या होगी, तो क्यू वैल्यू इज ऑफ कोर्स डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। एक एएमयू अगर गायब होता है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। इतना एएमयू अगर मास गायब होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी? तो आपको दैट इज 0.07809 मल्टीप्लाइड विथ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट कम्स आउट टू बी 7.274 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी लिबरेट होगी। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का फंडा है। हालांकि इस रिएक्शन को देख के ना है ना बच्चे सोचते हैं कि देखो सर हीलियम से सर मैंने कार्बन बना दिया। हाँ बेटा बना तो दिया, तो सर ऐसे तो फिर मैं है ना गोल्ड भी बना सकता हूँ, है ना, ऐसे बहुत सारा गोल्ड बना दूंगा फिर बेच दूंगा। इतना आसान थोड़ी बेटा, ये रिएक्शन करना इतना आसान काम थोड़ी है। रिएक्शन लिखना आसान है, करना आसान थोड़ी है। कराने के लिए तो आपको ये 3 हीलियम न्यूक्लियस नज़दीक लाने पड़ेंगे। आपके पास हीलियम न्यूक्लियस में आखिर है क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे थोड़ी कि पकड़ पकड़ के साथ में ले आओगे कि एक हीलियम लाया, एक हीलियम लाया, एक ना चिपका दिया, ऐसे भी होता है। ये न्यूक्लियस एक दूसरे के नज़दीक आए, बड़ा एक दूसरे के नज़दीक आए और फ्यूज हों, ये इतना आसान काम थोड़ी है। इसके लिए हमें इस पूरे की पूरे ये जो हीलियम की जो गैस है इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत 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 ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। 10⁻⁹ केल्विन के ऑर्डर में टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि ये एक दूसरे से चिपक सकें, और जब एक दूसरे से चिपकेंगे तब जाके ये फ्यूज होंगे और ऐसे फ्यूज होंगे और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तब जाके एक कार्बन का न्यूक्लियस बनेगा। बोलना आसान है, करना आसान थोड़ी है। कैलकुलेशन करना तो बहुत आसान है, लेकिन इस तरह से 3 हीलियम न्यूक्लियस को लाना आसान नहीं है, इतना नज़दीक लाना इतना आसान काम नहीं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था न्यूक्लियर फ्यूजन का। आई होप बेटा समझ गए होंगे इस बात को। अब बेटा आप लोग है ना अपनी जो न्यूक्लियर फिजिक्स के जो इसेंशियल शीट है उसे निपटाएं। ठीक है, साथ साथ में बेटा अपना पुराना जो रिवीजन है वो भी लगातार करते रहें। ठीक है, एग्जाम्स लगातार नज़दीक तो आ ही रहें। ठीक है, और न्यूक्लियर की शीट निपटाएं। टाइम मिले तो ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा एच भी करें, हालांकि एसेंशियल शीट तो बड़ा मस्ट है। इसके अलावा बेटा आप HCV निपटा सकते हो। HCV के अंदर सवाल बेटा ठीक है, अच्छे से सवाल है, सारे कर सकते हो, कोई बेटा ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। HCV के अंदर HCV के पार्ट 2 के अंदर चैप्टर है और चैप्टर का नाम है द न्यूक्लियस। बेटा चैप्टर का नाम है द न्यूक्लियस, और आप इसमें से ऑफ कोर्स सारे के सारे सोल्ड एग्जांपल्स कर सकते हो। सोल्ड एग्जांपल्स बेटा मेरे ख्याल से 15 होंगे, जो सोल्ड एग्जांपल्स होंगे बेटा वो 1 to 15 होंगे। हालांकि सोल्ड एग्जांपल सारे बेटा बहुत ही आसान से हैं। ठीक है, तो उनको ना ऐसे प्रैक्टिस करना, पढ़ मत लेना, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हर जो 15 एग्जांपल्स होंगे वैसे सवाल बेटा आपको क्लास में करा रखे होंगे, तो सारे के सारे सोल्ड एग्जांपल्स HCV के निपटा लेना। ठीक है, उनको छोड़ना मत। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन छुपा लेना, फिर कर लिया, फिर सॉल्यूशन छुपा लेना, कर लिया, और मुझे लगता नहीं कि 15 में से कोई भी किसी भी सवाल में आपको डाउट आएगा। ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस तो होती है ना, भले डाउट में आए, है ना, प्रैक्टिस तो होती है, प्रैक्टिस है ना, वही तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेटा आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर ऑफ कोर्स बड़ा सवाल खूब सारे हैं और बड़ा 53 क्वेश्चंस हैं। मैं जानता हूँ कि सवालों की संख्या खूब सारी है, लेकिन किसी भी बच्चे को अगर अच्छी रैंक चाहिए, अच्छी IIT चाहिए, अच्छी NIT चाहिए, तो वो तो जितनी मेहनत करे उतनी कम है ना बेटा, जितनी मेहनत करें उतनी कम।
तो आपको जब भी टाइम मिले आप इनको भी कर सकते हो। अगेन सवालों में कॉन्सेप्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो, ना सुनी हो, ना देखी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि कैलकुलेशन डिमांड करता है लगभग हर सवाल, और तुम लोग कई बार मक्कारी के चक्कर में कैलकुलेटर निकाल लेते हो और सवाल करने की कोशिश करते हो, आंसर मैच भी कर जाता है, तुम खुश भी रहते हो, लेकिन वही सवाल जब एक्चुअल पेपर में करने जाते हो, अपने पेपर में करने जाते हो तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो इस केस में ना मैं कहूँगा कि ना यार कैलकुलेटर वगैरह अवॉइड ही करें, भले ही 53 क्वेश्चन में से चाहे भले 35 हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ना कैलकुलेटर वगैरह बिल्कुल भी यूज़ ना करें, उनका कोई अर्थ ही नहीं है। उससे बड़ा हमारे कोई मतलब हमारा कोई डेवलपमेंट थोड़ी हो रहा है ये कैलकुलेटर। भाई इन सवालों के अंदर कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, अगर बच्चा मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन अगर बच्चा कैलकुलेटर अगर यूज़ करेगा तो फिर वो कैसे बेटा एग्जाम के लिए तैयार हो पाएगा। तो आई नो दैट कि 53 क्वेश्चन के अंदर ये सारी की सारी कैलकुलेशन करना टफ टास्क है, बट यू हैव टू मैनेज। भले 53 ना करो, 30 करो, लेकिन है ना करो बेटा, सारे के सारे हाथ से करो, ठीक। एंड प्रॉपर नोट्स बनाते रहे, ठीक। आगे चलो।